पाठ 24 निबंध लेखन। जब सीमित शब्दों में किसी विषय का वर्णन किया जाता है तो ऐसी रचना को निबंध कहते हैं। निबंध लिखना एक साहित्यिक कला है। इस कला में निपुण होने के लिए बौद्धिक सूझबूझ एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। निबंध का उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार व्यक्त करना होता है। किसी भी निबंध को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1. आरंभ, प्रस्तावना, किसी निबंध का सामान्य परिचय। 2. मध्य भाग, विषय वस्तु, निबंध की समस्त विषय वस्तु। 3. अंत, उपसंहार, निबंध का अंत या निष्कर्ष। एक अच्छा निबंध लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिखना है उसके संबंध में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध में अनावश्यक बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए। शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। निबंध में प्रसंग के अनुसार सूक्तियों का उचित समावेश करना चाहिए। निबंध में वर्तनी तथा विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गणतंत्र दिवस। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ त्योहार सामाजिक एवं कुछ राष्ट्रीय होते हैं। गणतंत्र दिवस हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार है। यह प्रतिवर्ष 26 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया था, किंतु यह स्वतंत्रता अभी अधूरी थी क्योंकि भारत का अपना कोई संविधान नहीं था। अतः भारत को पूर्ण प्रभुता संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया, जो 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद 29 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया। तभी से प्रत्येक वर्ष हम यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भी 26 जनवरी का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन सन 1930 को रावी के तट पर नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पास किया था, जिससे अंग्रेज सरकार के खेमे में खलबली मच गई थी तथा इसके 20 वर्ष बाद यानी 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। 26 जनवरी के दिन पूरे देश में विशेष चहल पहल होती है। प्रत्येक राज्य की राजधानी में इस दिन विशेष परेड का आयोजन किया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में तो अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति भवन से लाल किले तक एक भव्य परेड निकाली जाती है। इसकी सलामी विजय चौक के निकट बने मंच पर खड़े होकर राष्ट्रपति महोदय लेते हैं। इस समारोह में सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियां सम्मिलित होती हैं। गणतंत्र दिवस पर परेड के मध्य अस्त्र शस्त्रों, टैंकों, विमानों आदि का भव्य प्रदर्शन किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्कूलों के विद्यार्थी, एनसीसी के कैडेट, राज्यों की झांकियां, लोक नर्तक दल, विभिन्न बैंड आदि भी इसकी शोभा बढ़ाते हैं। इस परेड को देखने के लिए देश विदेश के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहते हैं। इस दिन संध्या के समय राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में विशिष्ट सैनिकों, अधिकारियों, लेखकों व खिलाड़ियों को पदक प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाता है तथा लाल किले में कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। गणतंत्र दिवस के सभी कार्यक्रम भारतवासियों को देश प्रेम की प्रेरणा देते हैं। चिड़ियाघर की सैर। पिछले रविवार को हमारे कक्षाध्यापक जी हमें चिड़ियाघर की सैर कराने ले गए थे। दिल्ली में पुराने किले के पास चिड़ियाघर बहुत बड़े स्थान पर फैला हुआ है। अध्यापक जी हमें प्रातःकाल ही बस द्वारा वहां ले गए थे। चिड़ियाघर के अंदर जाने के लिए हमें टिकट लेना पड़ा। चिड़ियाघर में घुसते ही रास्ते के दोनों ओर हमें हरी घास और तरह तरह के फल के पेड़ दिखाई पड़े। वहां एक छोटी सी नहर भी थी। सबसे पहले वहां हमने जल पक्षी देखे, फिर दूसरे अनेक प्रकार के पक्षी देखने को मिले। कहीं तरह तरह के तोते थे, कहीं गौरैया और कहीं मोर। कई मोर तो वहां मस्ती में नाच भी रहे थे। जल पक्षियों के लिए छोटी छोटी तरैया हैं, जिनमें बगुले, बतख और जल मुर्गा भी जैसे पक्षी किलोले कर रहे थे। एक झील में हमने मगरमच्छ भी देखा। एक और झील में एक गैंडा दिखाई दिया। वहां 2 दरियाई घोड़े भी थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर जालीदार बाड़ों में हमें अनेक प्रकार के बंदर देखने को मिले।
कुछ बंदर लाल थे, कुछ सफेद। वहां कुछ लंगूर भी थे जिनका मुंह काला और पूंछ लंबी थी। हमने वहां वन मानुष भी देखा। बंदरों के बाड़े में पेड़ भी थे जिन पर वे खो खो करते चढ़ उतर रहे थे। आगे एक बाड़े में अनेक प्रकार के हिरन थे। किसी का रंग काला था, किसी का भूरा। कुछ हिरन चितकबरे भी थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर भालुओं का बाड़ा था। आज से पहले हमने गलियों में मदारियों को भालू को नचाते देखा था। उन्हें इस तरह खुले में घूमते पहली बार देखा। वहां एक सफेद भालुओं का जोड़ा भी था। आगे शेरों और चीतों के बाड़े थे। उनके चारों ओर लोहे का जालीदार घेरा लगा था। बाड़े में 2 शेर और 2 शेरनियां थी। उन्हें देखकर मन में डर सा लग रहा था। वहां हमने हाथियों का एक जोड़ा भी देखा। हमने उन पर सवारी करने का आनंद भी लिया। चिड़ियाघर की सैर करते हुए हम काफी थक चुके थे। भूख भी लग रही थी। हम लोगों ने पास में ही घास के मैदान पर बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करके हम फिर घूमने लगे। इस बार हमने कुछ कंगारू देखे। वहां हमने ज़ेब्रा भी देखा। बारहसिंगा भी देखने में बेहद मासूम किंतु अत्यंत आकर्षक लगा। चिड़ियाघर में एक से एक विचित्र पशु पक्षी थे। उनके अनोखे रंग रूप को देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। 4 बजे हम सब चिड़ियाघर की प्यारी प्यारी यादें लेकर अपने घर वापस लौट। पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुस्तक जमा आलय अर्थात पुस्तक का घर। जहाँ पुस्तकों का संग्रह होता है उन संग्रहालयों को पुस्तकालय कहा जाता है। पुस्तकालय के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे व्यक्तिगत पुस्तकालय, विद्यालय या महाविद्यालय के पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय आदि। व्यक्तिगत पुस्तकालय प्राय घर में होता है। विद्यालय और महाविद्यालयों में पुस्तकालय बच्चों के पढ़ने के लिए बनाए जाते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों में कोई भी व्यक्ति सदस्यता लेकर पठन पाठन कर सकता है। सरकारी पुस्तकालयों का उपयोग राज्य कर्मचारी या व्यक्ति विशेष ही कर सकते हैं। पुस्तकालय में विद्या की देवी सरस्वती का निवास होता है। ये ज्ञान प्राप्ति के भंडार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार सभी पुस्तकें नहीं खरीद पाता तथा कुछ पुस्तकें प्राचीन होने के कारण बाजार में भी नहीं मिलती, परंतु पुस्तकालय में वे सभी उपलब्ध हो जाती हैं। पुस्तकों के द्वारा हमें धर्म, दर्शन, इतिहास, विज्ञान, व्याकरण, भूगोल आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तकालय के कारण हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं होती। घर बैठे हमें महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, शंकराचार्य, लेनिन, आचार्य चाणक्य, मार्क्स, राष्ट्रपिता गांधी जी, कालिदास, शेक्सपियर, सुकरात, अरस्तु, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, अज्ञे आदि का परिचय मिल जाता है। खाली दिमाग को शैतान का घर कहा जाता है। पुस्तकों का अध्ययन कर हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। रिसर्च करने वाले व्यक्तियों को पुस्तकालयों में सुरक्षित पुस्तकों से दुर्लभ तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए अलभ्य पांडुलिपियां अपने पास ही सार्वजनिक हित के लिए पुस्तकालय में दान कर देनी चाहिए। पुस्तकालय के कुछ नियम होते हैं। पुस्तकालय में हमें पुस्तकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पुस्तकालयों में शांति के साथ बैठकर पढ़ना चाहिए तथा पढ़ने के पश्चात पुस्तकों को यथास्थान पर रख देना चाहिए। पुस्तकों से चित्र अथवा पृष्ठ नहीं फाड़ने चाहिए। पुस्तकालय राष्ट्र के उत्थान की रीढ़ है और मानव जाति की अमूल्य निधि। आज के युग में हमारे देश में अच्छे पुस्तकालयों की कमी है। सरकार को पुस्तकालय निर्माण पर बल देना चाहिए, क्योंकि यह मानव ज्ञान की आधारशिला है। इससे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण की समस्या आज सारे विश्व के समक्ष एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। आज हम जिस तरह के वातावरण में श्वास ले रहे हैं वह पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि प्रदूषण है क्या चीज? जल, वायु एवं भूमि के भौतिक व रासायनिक गुणों में होने वाला परिवर्तन ही प्रदूषण है। प्रकृति ने हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, हरी भरी धरती तथा शुद्ध पर्यावरण प्रदान किया है, किंतु मनुष्य ने अपने भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए अनेक कारणों से प्रकृति को दूषित कर दिया है। प्रदूषण अनेक प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व भूमि प्रदूषण। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बढ़ता हुआ औद्योगिकरण है।
भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की तेजी से वृद्धि हुई है। इन कारखानों की चिमनियों से 24 घंटे निकलने वाले धुएं ने सारे वातावरण को विषाक्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त वाहनों के धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण सांस और फेफड़ों की बीमारियां भी आम बात हो गई है। आज वायु के साथ साथ जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। गांव में तो लोगों को स्वच्छ वायु व स्वच्छ जल मिल जाता है, परंतु नगरों में वायु और जल दोनों ही दूषित हो गए हैं, क्योंकि कारखानों से निकले वाले विषैले रासायनिक पदार्थ तथा कूड़ा कचरा आदि नदियों में बहा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे नदी तालाब जिनका जल पीने योग्य होता है, वहां लोगों के नहाने, कपड़े धोने, मल मूत्र करने, शवों की राख बहाने तथा जानवरों की गंदगी डालने के कारण भी जल प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे पीलिया, हैजा, पेचिश, मलेरिया तथा डेंगू आदि तरह तरह के रोग फैल जाते हैं। अधिकतर शहरों में ध्वनि प्रदूषण का प्रकोप भी नजर आता है। कुछ लोग दूसरों की सुविधा का ध्यान न रखते हुए रेडियो, टेप रिकॉर्डर तथा लाउडस्पीकर को जोर जोर से बजाते हैं, जिसकी वजह से हजारों व्यक्ति अपने सुनने की शक्ति खो देते हैं या कम सुनने लगते हैं। बढ़ते हुए शोर के कारण लोगों में हृदय रोग तथा उच्च रक्तचाप संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। भूमि प्रदूषण भी आज के वैज्ञानिक युग की ही देन है। उपज को बढ़ाने के लिए आजकल किसान जमीन में न जाने कौन कौन सी रासायनिक खादें डालते हैं। इन रासायनिक खादों में फसलों की पैदावार तो अधिक मात्रा में हो जाती है, किंतु इनसे प्राप्त होने वाला अनाज, सब्जियां, दालें आदि सभी हानि पहुंचाती हैं। प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी समस्या बन गई है, अतः इसे रोकने के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जैसे कारखानों आदि की चिमनियों में फिल्टर लगाए जाने चाहिए, जल स्रोतों में गंदे पानी को मिलने से रोका जाना चाहिए तथा उद्योग धंधे से निकलने वाले पानी को भूमिगत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण के लिए वनों की रक्षा पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष पर्यावरण संतुलन का सर्वोत्तम साधन है। पर्यावरण की सुरक्षा से ही प्रदूषण की समस्या को सुलझाया जा सकता है, अन्यथा आने वाले वर्षों में हमारा जीवन दुभर हो जाएगा। भारतीय ग्रामीण जीवन। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, जिसका एक बहुत बड़ा भाग आज भी गांवों में निवास करता है। गांव में लोग आज भी अपनी आजीविका के लिए पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर हैं। वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही है। गांव में लोग प्राय सादा जीवन व्यतीत करते हैं। भारतीय ग्राम्य जीवन की जब भी बात होती है तो तपती हुई धूप में खेती करता हुआ किसान, दूर दूर तक फैले हुए खेत और उन पर लहलहाती हरी भरी फसल, घर का कामकाज संभालती औरतें तथा हाट, बाजार व मेले के दृश्य स्वतः ही मन मस्तिष्क पर उभर आते हैं। प्रदूषण से दूर स्वच्छ, सुगंधित व ताजी हवा गांव की ओर अनायास ही खींचती है। सभी ग्रामवासियों का मिलजुल कर एक परिवार की भांति रहना तथा एक दूसरे को यथासंभव सहयोग करने हेतु सदैव तत्पर रहना हमारे ग्रामीण जीवन की विशेषता है। ग्रामीण जीवन में मनोरंजन हेतु अनुपम व अनूठे साधन उपलब्ध हैं। लोग तरह तरह से अपना व दूसरों का मनोरंजन करते हैं। प्राय दिन में कार्य करने के पश्चात सायंकाल को लोग चौपाल अथवा किसी प्रांगण आदि पर एकत्र होते हैं, जहां वे तरह तरह की बातों से अपना मन बहलाते हैं। कुछ लोग धार्मिक कथाओं जैसे श्री राम अथवा श्री कृष्ण आदि के जीवन चरित्र पर चर्चा करते हैं। प्राय लोग मंडली बनाकर ढोल मजीरे आदि वाद्य यंत्रों के साथ बैठकर संगीत व नृत्य का आनंद उठाते हैं। गायन में लोकगीत, भजन आदि प्राय सुनने को मिलते हैं। गांव में त्योहारों का पूर्ण आनंद व उल्लास ग्राम्य जीवन में भरपूर देखने को मिलता है। दशहरा, दीपावली, होली आदि त्योहार ग्रामवासी परस्पर मिलजुल कर व बड़े ही पारंपरिक ढंग से मनाते हैं। ग्रामीण मेले का दृश्य तो अपने आप में अनूठा होता है। भारतीय संस्कृति का मूल रूप इन्हीं मेलों व गांव के जीवन में पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। ग्रामवासी प्राय सीधे व सरल स्वभाव के होते हैं। उनमें छल कपट व परस्पर द्वेष का भाव बहुत कम देखने को मिलता है। उनमें धार्मिक आस्था बहुत प्रबल होती है। बड़ों की आज्ञा मानना व उन्हें सम्मान देना यहाँ की संस्कृति में है। यदि गांव को विकास की दृष्टि से देखा जाए तो हम पाएंगे कि देश के अधिकांश गांव शहरों की तुलना में बहुत पीछे हैं। लाखों करोड़ों लोग आज भी निर्धनता की रेखा से नीचे जी रहे हैं। कितने ही लोग हर वर्ष भुखमरी, महामारी आदि के शिकार हो जाते हैं। गांव में आज भी अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। अंधविश्वास व धर्मांधता के चलते उनमें परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है।
दूसरी ओर गांव पहले काफी हरे भरे थे। गांव के चारों ओर एक हरित पट्टी सी थी जो अब धीरे धीरे नष्ट हो चुकी है। इसके कारण गांव में पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या खड़ी हो गई है। गांव के लोग अब लकड़ियों के लिए भी शहरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। बहुत से गांव के कुटीर उद्योग धंधे भी इन्हीं कारणों से नष्ट हो गए हैं। देश की लगभग 2/3 आबादी गांव में ही निवास करती है। यदि हम अपने देश की उन्नति चाहते हैं तो हमें गांव की दशा में सुधार लाना होगा। भारतीय गांवों को विकास की प्रमुख धारा में लाए बिना देश को ऊंचाई पर ले जाना असंभव है। अतः आवश्यक है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के साथ ही हम गांव के विकास हेतु नई नई योजनाएं विकसित करें और उन्हें कार्यान्वित करें। इस प्रकार निश्चय ही हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में से एक होगा। हमने सीखा, जब सीमित शब्दों में किसी विषय का वर्णन किया जाता है तो ऐसी रचना को निबंध कहते हैं। निबंध को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: आरंभ, मध्य भाग तथा अंत। जिस विषय पर निबंध लिखना है उसके संबंध में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। निबंध में प्रसंग के अनुसार सूक्तियों का उचित समावेश करना चाहिए। निबंध में वर्तनी तथा विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए।